Hello everyone, welcome back to Learn with Mansi. Sorry about the delay in between the lectures. I was not keeping well and my throat has not been in a great condition to record these. So I hope this one helps. Okay, so in today's lecture, we'll be talking about section 11 and 12 of Hindu Marriage Act 1955, जिसमें हम void and voidable marriages के बारे में बात करेंगे. सिंपल सा समझते हैं, void marriage क्या है, voidable marriage क्या है. अगर एक लाइन में आपको बताना हो, void जो शुरू से गलत है, उसकी existence को ही deny किया जा रहा है. It does not exist for us, ठीक है, काम ही गलत है, बहस की बात ही नहीं है. voidable जो इनिशियली तो एक्सेप्टेबल माना जा रहा है कुछ हद तक, बट ये कैंसिल किया जा सकता है. अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे, समझ में आ जाएगा इजीली. सेक्शन 11 बात करता है वॉइड मैरिज के बारे में. वॉइड मैरिज क्या है? कोई शादी है ही नहीं, नो मैरिज एट ऑल, मैरिज नेवर एग्जिस्टेड इन द फर्स्ट प्लेस. इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं वॉइड एब इनिशियो. इसका बेसिक मतलब होता है वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से ही वॉइड है, कहानी ही नहीं है, शुरू ही नहीं हुई है. इसका छोटा सा एग्जाम्पल जैसे लिविंग स्पाउस. फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है, ठीक है, उसकी एक बीवी पहले से थी, ये वाइफ 1, उसने जाके दूसरी शादी कर ली इस लड़की से. अब ये जो पहली वाइफ थी, ये पूरी तरीके से शादी हुई है, यानी जो हिंदू परंपरा के हिसाब से, जो हम पहले सब डिस्कस कर चुके हैं कंडीशंस मैरिज की, उसके हिसाब से शादी हुई है, यानी इसकी लीगल वाइफ है, ठीक है. अब ये इससे शादी कराया. अब चाहे ये इससे दिखावे में शादी करे, मंदिर में शादी करे, कोर्ट में जाके कर ले, कुछ कर ले, ये शादी शुरुआत से ही नहीं मानी जाएगी. इस शादी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि वो इंसान पहले से शादीशुदा है, उसकी पहली बीवी जिंदा है, तलाक नहीं हुआ है, तो इस शादी का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है. तो कल को ये बोले अरे मेरे पति ने मेरे साथ चीट किया, वट एवर, एक रैंडम एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो कोर्ट पहले तो कहेगा भैया तुम्हारी तो शादी ही नहीं है, तुम्हारी तो शादी है ही नहीं, तो शादी से जुड़े हुए हक और चीटिंग और सब कुछ तो समझ रहे हो, कोई मुद्दा ही नहीं रह गया. तुम तो बीवी नहीं हो इसकी, भले कहने को उसने तुम्हारे साथ फेरे लिए हो, आप उसकी वाइफ नहीं है, और आप उसकी वाइफ नहीं है तो आप उसकी वाइफ के कैसे क्लेम करेंगी किसी भी तरीके का. एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये. तो ये हो गया वॉइड मैरिज, शुरू से ही नो एग्जिस्टेंस ही नहीं है. सेक्शन 12 बात करता है वॉइडेबल मैरिज के बारे में, यानी ये बाइंडिंग है और वैलिड है जब तक एक डिक्री ना पास हो जाए कोर्ट से इसे एनल करने के लिए. एनलमेंट होता है, एनलमेंट वर्ड का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो एग्जिस्टेंस में है उसको कोर्ट का एक कागज़ पास करवा के कैंसिल करा देना, एनल करा देना, एनलमेंट बोलते हैं उसको, ठीक है. तो ये जो शादी होगी वॉइडेबल मैरिज, ये बाइंडिंग होगी, वैलिड होगी जब तक इसे कोर्ट से एनल ना करवाया जाए. इसका एक एग्जांपल हो सकता है अंडर एज मैरिज. वॉइड जो शुरू से एग्जिस्ट ही नहीं करता, हम उसकी एग्जिस्टेंस को ही नहीं बिलीव करते हैं, शुरू से ही वो गलत है, मतलब वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है. वॉइडेबल जो अभी तो बाइंडिंग है, वैलिड है, बट कोर्ट की डिग्री पास करके उसे एनल करवाया जा सकता है, ठीक है. ये कुछ टाइप्स होते हैं, ये हम आगे भी पढ़ेंगे. अब देख लेते हैं सेक्शन 11 वॉइड मैरिजेस क्या कहता है. एनी मैरिज सॉलेमनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के आने के बाद जो भी शादी होगी, शैल बी नल एंड वॉइड एंड मे ऑन अ पिटिशन प्रेजेंटेड बाय ईदर पार्टी देयरटू बी सो डिक्लेयर्ड बाय डिक्री ऑफ नलिटी. यानी कि बेसिकली इस एक्ट के आने के बाद कोई भी शादी नल एंड वॉइड मानी जाएगी एक पिटिशन के बेसिस पे, जो कोई भी पार्टी दे सकता है, हस्बैंड या वाइफ, ठीक है. और वो एक डिक्री पास करके नल डिक्लेयर करी जा सकती है. इफ़ कब की जा सकती है, अब सवाल ये आता है, if it contravenes any of the conditions specified in clauses 1, 4 and 5 of section 5. section 5 हमने पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आप जाके पीछे वो देख सकते हैं, लिंक नीचे ऐड कर देंगे. section 5 हमें बताता है conditions of a हिंदू मैरिज, कि ये conditions फुलफिल होने चाहिए तब वो शादी एक हिंदू मैरिज मानी जाएगी. तो section 5 के clause 1, 4 और 5 में जो भी conditions दी हुई हैं, अगर जिस शादी की यहाँ बात की जा रही है वो शादी उनमें से किसी को भी कॉन्ट्रवीन यानी उनके खिलाफ जा रही है, उनको कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही है, तो वो शादी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दी जाएगी एक डिक्री के थ्रू. अब वो 1, 4 एंड 5 कंडीशंस हैं क्या सेक्शन 5 में, वो ये हैं. पहला है नो लिविंग स्पाउस ऑलरेडी एग्जिस्ट, एक वर्ड में बोलिए तो पॉलीगैमी. एक आदमी है, किसी औरत से शादीशुदा है, वो औरत जिंदा है और वो आदमी जाके दूसरी शादी कर लेता है, तो उसकी दूसरी शादी कंप्लीटली नल एंड वॉइड मानी जाएगी, क्योंकि पहली शादी से पत्नी जिंदा है उसकी. हालांकि इसके लिए रिक्वायरमेंट ज़रूर है कि पहली शादी भी लीगल हो. मान लो पहली शादी फर्जी वाले वो टीवी सीरियल टाइप की शादी थी, बस सिंदूर लगा दिया टाइप की, तो वो लीगल शादी है ही नहीं. तो फिर अगर वो दूसरी शादी कोई तरीके से कर रहा है तो आप नहीं क्लेम कर सकते ऐसा. बट मान लो पहली शादी प्रॉपर है, लीगल है, पूरे धर्मों कर्म से की गई है, सारे जो भी पूजा पाठ होते हैं सब कुछ करते हुए, नियम फॉलो करते हुए, जो उनके कस्टम में अलाउ किया जाता है, और वो इंसान फिर जाके दूसरी शादी करता है जबकि उसकी पहली बीवी जिंदा है, उसका तलाक भी नहीं हुआ है, तो वो शादी वॉइड शादी मानी जाती है, ठीक. ये हो गई पहली कंडीशन. अगली क्या है, डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप. आई हैव अ सेपरेट लेक्चर ऑन दिस, प्लीज़ जाके देख लेना. एंड तीसरी है सपिंड ऑफ ईच अदर. ये इस पर भी सेपरेट लेक्चर मैंने इसीलिए शुरू में इन पर सेपरेट लेक्चर्स बनाए थे, क्योंकि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको बहुत क्लियर पता होने चाहिए. तो सपिंड भी कैसे देखे जाते हैं, अनलेस कस्टम परमिट्स आते हैं. तो बेसिकली ये 3 कंडीशंस हैं जिनमें अगर एक भी फुलफिल हो रही है तो वो शादी शुरू से माना जाएगा शादी ही नहीं है, इसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है. अब हम आते हैं सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिज. लंबा देख के डरो नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है.
देखो वॉइडेबल मैरिज में कहते हैं एनी मैरिज सॉलेमनाइज्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। उन्होंने कहा चाहे एक्ट के पहले हुई हो शादी चाहे बाद में हुई हो, एक्ट लागू होने के कोई भी ऐसी शादी हो जो पहले या बाद में हुई हो, शैल बी वॉइडेबल। कब हो सकती है वॉइडेबल? एंड इट मे बी एनल्ड बाय अ डिग्री ऑफ नलिटी ऑन दीज फॉलोइंग ग्राउंड्स। कोई अगर चाहे तो इनको वॉइड करवा सकता है। ये है नहीं, ये इनवैलिड शादी नहीं है, वैलिड है, बाइंडिंग भी है, पर वॉइडेबल है। कोई चाहे तो कोर्ट से डिग्री पास करा के एनलमेंट लेके इसको नल एंड वॉइड करवा सकता है। ठीक है, ये मतलब है। अब वो कौन से ग्राउंड्स हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले ए, that the marriage has not been consummated owing to the importance of the respondent। एक सिंपल भाषा में बोले तो इम्पोर्टेंसी की बात की जा रही है। कॉन्ज्यूमेटेड मतलब शादी में कॉन्ज्यूमेशन का बेसिक मतलब होता है सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होना, कि एक शादी का बेसिक वो माना जाता है ट्रेट की आपका सेक्सुअल रिश्ता इस्टेब्लिश हो रहा है हस्बैंड एंड वाइफ में, तो कॉन्ज्यूमेशन उसी को बोलते हैं। तो अगर शादी कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई है कि इंपॉर्टेंस ऑफ द रिस्पॉन्डेंट सामने वाले की कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी ऐसा इशू है उसके साथ जिसकी वजह से शादी कॉन्ज्यूमेट नहीं की जा सकती, इस ग्राउंड पे अब मान लो किसी की लीगल शादी हुई, सब कुछ प्रॉपर नॉर्मल शादी हुई और बाद में पता चलता है कि दोनों स्पाउसेस में से किसी एक को कुछ भी ऐसा इशू है, एंड इट कैन बी एनीथिंग, जिसकी वजह से वो शादी कॉन्ज्यूमेट नहीं हो सकती, तो दूसरा इंसान जो है वो जाके इस शादी को वॉइड डिक्लेयर करा सकता है। क्योंकि देखिए शादी से जुड़ा हुआ बेसिक है कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये कुछ बेसिक्स हैं, कोहैबिटेशन, कंपेनियनशिप, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एक शादी के। आप वो पूरा नहीं कर रहे हो तो सामने वाले का हक है कि वो जाके इस शादी को वॉइड डिक्लेयर करा सकता है। ठीक है। बी, that the marriage is in contravention of the conditions specified in clause 2 of section 5। अब सवाल ये कि clause 2 of section 5 होता क्या है, ठीक है, तो वो यहाँ मैंने लिख दिया है ताकि आपको इजीली दिख जाए। सेक्शन 5 का clause 2, सेक्शन 5 अभी हमने देखा था कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज, उसी का clause 2 है ये, कि सामने वाला इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, अनसाउंड माइंड का है अगर, या फिर कोई उसको ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसके चलते वो शादी या प्रोक्रिएशन के लिए फिट नहीं है, या फिर उसको इंसैनिटी के फ्रीक्वेंट अटैक्स आते हैं। यहाँ पे क्या कहा है इन्होंने, मैरिज इज इन कॉन्ट्रावेंशन, इनमें से किसी भी कंडीशन में, इनमें से कोई भी कंडीशन के कॉन्ट्रावेंशन में शादी हुई है, अगर शादी इनमें से किसी भी उसमें फॉल कर रही है तो इंसान जाके उस शादी को वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। सी, that the consent of the petitioner or where the consent of the guardian in the marriage of the petitioner was required under section 5। बेसिकली जब ये हिंदू मैरिज एक्ट जो आया था उससे पहले के टाइम में क्या था कि गार्जियन का कंसेंट भी वैलिड मान लिया जाता था। ठीक है, खासकर चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, तो वो बात तो चलो छोड़ दो, बट क्योंकि हमने यहाँ पे कंसिडर किया है ना बिफोर और आफ्टर एक्ट आने के पहले की शादियों पे भी ये लागू होता है, तो सीधी सी बात है कंसेंट ऑफ द पिटिशनर या फिर उसके गार्जियन का कंसेंट मानने आपकी रजामंदी। ठीक है, वो दोनों चाहे आपकी कंसेंट हो पिटिशनर की या उसके गार्जियन की, अगर मान लो शादी एक्ट के पहले की है, इट वॉज ऑब्टेन्ड बाय फोर्स और बाय फ्रॉड as to the nature of the ceremony or as to any material fact or circumstances concerning the respondent। अगर वो कंसेंट फोर्सफुली ली गई थी, किसी भी ज़बरदस्ती के थ्रू ली गई थी, या फिर कोई फ्रॉड किया गया है आपके साथ, मान लो सेरेमनी के नेचर को लेकर कोई फ्रॉड है कि शादी ऐसे नहीं ऐसे होनी थी, कुछ भी हो सकता है, सेरेमनी को लेके हो सकता है, कोई बात छुपाई गई थी आपसे और शादी कराई गई है। ठीक है, या कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो इस सिचुएशन को जस्टिफाई करते हैं। बात छुपाने का एग्जांपल ऐसे हो सकता है कि मान लो सामने वाले को कोई ऐसा मेंटल प्रॉब्लम है, कोई भी, भाई देखिए पूरी कोई ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट बात ये नहीं है ये, पर आप किसी की शादी ये उससे बात छुपा के करवा दें कि सामने वाले को कोई मेंटल इशू है, तो ये गलत है उस इंसान के साथ, आप उसके साथ एक धोखा कर रहे हैं। ठीक है, या कोई मटीरियल फैक्ट आप छुपा रहे हैं, आप कोई बात पीछे से नहीं सामने ला रहे हैं और बाद में वो पता चल रही है जिससे सामने वाले की ज़िंदगी पे इतना फ़र्क पड़ रहा है, उसकी शादी पे फ़र्क पड़ रहा है, तो या फिर पहली कंडीशन की फोर्सफुली कंसेंट लिया जा रहा है, ज़बरदस्ती कंसेंट लिया जा रहा है, जो पिटिशन दे रहा है उसका भी और उसके माता पिता का भी, अगर मान लो शादी एक्ट आने के पहले की है तो भी आप शादी को वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। पॉइंट नंबर डी क्या है, दैट द रिस्पॉन्डेंट वॉज एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रेग्नेंट बाय सम अदर पर्सन दैन द पिटिशनर। ये बेसिकली एक लड़का डाल सकता है इस केस में कि जो आपकी शादी हुई एक लड़की से और आपको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है शादी के टाइम पे, मान लो आपकी 5 जुलाई को शादी होती है और आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 जुलाई को पता चलता है कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, पहले से किसी और का बच्चा है। ठीक है, दैट शी इज प्रेग्नेंट बाय सम अदर पर्सन अदर दैन द पिटिशनर। आपका बच्चा नहीं है, आप ये श्योर हो, किसी और का बच्चा है, तो भी आप शादी को वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट नंबर डी हो गया। तो ए हमने पढ़ा कि कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई है इंपॉर्टेंस के चलते। पॉइंट नंबर बी हमने पढ़ा कि सेक्शन 5 क्लॉज 2 के कॉन्ट्रवेंशन में है। क्लॉज 2 ये रहा आपका कि कंसेंट दे नहीं सकते, मेंटल डिसऑर्डर एक्सेट्रा। पॉइंट नंबर सी हमने पढ़ा कि कंसेंट पिटिशनर का या फिर गार्जियन का फोर्सफुली लिया गया है या उनके साथ कोई फ्रॉड किया गया है, इनमें से किसी भी कंडीशन को लेके। पॉइंट नंबर डी हमने पढ़ा कि जो रिस्पॉन्डेंट थे यानी जिसके अगेंस्ट पिटिशन फाइल की गई थी वो शादी के टाइम पे प्रेग्नेंट थी किसी और से, ना कि पिटिशनर से। ठीक है,
अब इसमें ये बात ध्यान रखना, पेटिशनर का बच्चा नहीं है, ये क्लियर है। मान लो एक कपल है, रिलेशनशिप में है, लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर उनकी शादी करा दी गई, तो ऑब्वियसली शादी के टाइम लड़की प्रेग्नेंट है, पर वो बच्चा आप ही का है, तो उस केस में ये वैलिड नहीं है। वो किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट है, उस केस में वैलिड है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2। यहाँ पे क्या लिखा है सबसेक्शन 2 में, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 नो पिटिशन फॉर एनलिंग अ मैरिज। अब ये है कि ऊपर दी हुई किसी भी बात को साइड रखो, कोई भी पिटिशन फाइल नहीं होगी अगर ए ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज सी ऑफ सब सेक्शन 1। क्लॉज सी क्या है, ये रहा कंसेंट और फ्रॉड वाला, ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अक्सर लोग इस लीगल लैंग्वेज में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से पढ़ोगे सब समझ में आता है। ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज सी ऑफ सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 1 ये है, उसका क्लॉज सी ये है, तो इसमें किस बारे में बात की गई है, कंसेंट और फ्रॉड में। तो इनमें से जो भी ग्राउंड स्पेसिफाइड है यहाँ पे, अब उसकी 2 कंडीशंस दी हुई हैं। क्या कंडीशन है, दैट द पिटिशन इज प्रेजेंटेड मोर देन 1 year आफ्टर द फोर्स हैज सीज टू ऑपरेट और एज द केस में बी द फ्रॉड हैज बीन डिस्कवर्ड। पहले ये पढ़ लो यहाँ लिखा क्या है ध्यान से, आधे लोग तो यही नहीं पढ़ते हो, कि ऊपर दी हुई सारी बातें एक तरफ, कोई भी पिटिशन फाइल नहीं होगी, नो पिटिशन शैल बी फाइल्ड। अगर ऐसा है तो क्या है कि आपने पिटिशन प्रेजेंट की कब, मोर देन 1 year आफ्टर द फोर्स हैज सीज टू ऑपरेट और द फ्रॉड हैज बीन डिस्कवर्ड। आपकी शादी हुई 5 जुलाई 2025, ठीक है, अब इसको लगा लो तुम्हें 5 दिसंबर को पता चला कि कोई तुम्हारा साथ फ्रॉड हुआ है, लेट्स अज्यूम। अब 5 दिसंबर 2025 को तुम्हें पता चल चुका है फ्रॉड हैज़ बीन डिस्कवर्ड, ठीक है, तुम 1 साल तक कुछ एप्लीकेशन नहीं फाइल करते हो, मतलब कोई भी पिटिशन नहीं देते हो कि भाई मेरे साथ इस शादी में कुछ फ्रॉड हुआ है एक्सेट्रा, और तुम उस शादी को कंटिन्यू कर रहे हो 1 साल तक, कोई भी पिटिशन फाइल नहीं कर रहे हो, 3 साल बाद जाके उठते हो, तो कोर्ट कहता है नहीं, आपको 1 साल के अंदर 1 year आफ्टर द फ्रॉड हैज़ बीन डिस्कवर्ड पिटिशन फाइल करनी होगी। फोर्स के केस में भी यही है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, दैट द पिटिशनर हैज़ विद हिज और हर फुल कंसेंट लिव्ड विद द अदर पार्टी टू द मैरिज एज हस्बैंड और वाइफ आफ्टर द फोर्स हैज सीज टू ऑपरेट और एज द केस में भी फ्रॉड हैज़ बीन डिस्कवर्ड। उन्होंने कहा अगर फोर्स हट जाए या फिर आपका फ्रॉड जो भी डिस्कवर हो गया, पता चल गया है, ठीक है, उसके बावजूद जो पिटिशनर है, यानी जो चाह रहा है कि शादी खत्म हो, अपने फुल कंसेंट से यानी अपनी पूरी मर्जी से सामने वाले के साथ रह रहा है एक शादी निभाते हुए हस्बैंड या वाइफ की तरह, तो फिर ये माना जा रहा है भाई कि तुम अपनी मर्जी से ही कर रहे हो। अब तो बेसिकली पहली कंडीशन में लिखा है कि जिस दिन आपके ऊपर से फोर्स हट जाए या फ्रॉड पता चल जाए उसके 1 साल के अंदर आपको पिटिशन फाइल करनी है। अगर आपने 1 साल के अंदर नहीं की तो उसके बाद नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन में लिखा है कि फोर्स हट जाने के बाद या फ्रॉड पता चलने के बाद अगर तब भी आप सामने वाले के साथ एक मियाँ बीवी का रिश्ता बनाते हुए, ये औरतों पर आदमियों पर बराबर लागू है, रह रहे हो, उस शादी को निभाते हुए रह रहे हो, तो फिर आपको वो ग्राउंड नहीं मिलेगा, क्योंकि तब माना जा रहा है कि अब आपको पता था कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, अब आपके ऊपर से फोर्स हट चुकी है, उसके बावजूद आप उस शादी को निभा रहे हो, तो अब आपको वो ग्राउंड नहीं दिया जाएगा, एनलमेंट के लिए आप नहीं फाइल कर सकते। ये पॉइंट 2 समझ में, पॉइंट 2 का ए ये कहता है, ठीक है, कंसेंट ऑफ फ्रॉड के केस में। अब बी पे आते हैं, क्लॉज बी पे। ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 का क्लॉज डी ये रहा, ये किस बारे में था, प्रेगनेंसी वाले मुद्दे पे था। इसमें लिखा है कि कोई भी पिटिशन एंटरटेन नहीं की जाएगी, नो पिटिशन फॉर एनलिंग अ मैरिज ऑन ग्राउंड बी स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 क्लॉज डी शैल बी एंटरटेन अनलेस कोर्ट सेटिस्फाइड है। कोई पिटिशन एंटरटेन नहीं होगी अनलेस कोर्ट इस बात पे संतुष्टि कर चुका है कि, अब वो क्या पॉइंट्स हैं, पहला, दैट द पिटिशनर वाज एट द टाइम ऑफ मैरिज इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट्स एलिज्ड। जो पिटिशन डाल रहा है उसे शादी के समय इस बारे में कोई भी खबर नहीं थी कि सामने जो लड़की है वो पहले से प्रेग्नेंट है और किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट है। अगर आपको पता था, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, लोग जानते हैं कि सामने वाला प्रेग्नेंट है तब भी अपनी मर्जी से शादी करते हैं क्योंकि वो उस इंसान के साथ रहना चाहते हैं, राइट। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, कोई लोग अपनी ह्यूमैनिटी में कोई रिश्ता निभाते हुए कर रहे हैं, वी डोंट नो, राइट। तो आपको अगर पता है कि सामने वाला प्रेग्नेंट है, किसी और का बच्चा है, और आप तब भी उससे शादी कर रहे हैं, तो आप 4 महीने बाद उठ के तब ये नहीं कह सकते कि अरे मेरे साथ तो मैं ऐसे कैसे शादी निभा लूँ। आपको पता था उस टाइम। तो पहली कंडीशन ये कहती है कि आपको उस टाइम पे इस बारे में कुछ पता नहीं था, यू आर इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट्स, ठीक है। Second point, that the proceedings have been instituted in the case of a marriage solemnized before the commencement of this act within 1 year of such commencement, and in case of marriage solemnized after the commencement within 1 year of the date of marriage. सीधी सी बात क्या कहा है, अगर आपकी शादी इस एक्ट के आने के पहले हुई थी, ठीक है, तो जिस दिन ये एक्ट लागू हुआ, क्योंकि उससे पहले तो ऐसा कोई कानून ही नहीं था ना जो आपको ये सुविधा दे, तो अगर आपकी शादी पहले हुई थी एक्ट आने के, तो जिस दिन ये एक्ट लागू हुआ उसके 1 साल के अंदर आप जाके ये पिटिशन फाइल कर सकते हैं कि देखिए मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, मेरी शादी हुई थी, मुझे नहीं पता था कि लड़की पहले से प्रेग्नेंट है, किसी और का बच्चा है, तब कोई ऐसा कानून भी नहीं था, मैं कहाँ जाता। आज की डेट में कानून लागू हुआ है, 1 साल के उस टाइम पीरियड में आप कोर्ट में जाके पिटिशन फाइल कर सकते हैं कि देखिए जी मेरे साथ ऐसी सिचुएशन थी, मैं इस शादी को नहीं निभाना चाहता, मेरे साथ गलत हुआ है, ठीक।
या फिर अगर आपकी शादी एक्ट आने के बाद हुई थी, भाई जिस दिन एक्ट पास हुआ उसके बाद कभी आपकी शादी हुई, ठीक है, बाद में हुई है, तो अपनी शादी से 1 साल के अंदर अंदर आपको ये पिटिशन फाइल करनी होगी, उसके अलावा आप नहीं फाइल कर सकते। समझ में आया? बहुत सिंपल सी बात है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? दैट द मैरिटल इंटरकोर्स विद द कंसेंट ऑफ द पिटिशनर हैज़ नॉट टेकन प्लेस सिंस द डिस्कवरी बाय द पिटिशनर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेट ग्राउंड। आपकी शादी हुई 5 जुलाई 2025, आपको मान लो 4 महीने बाद पता चला, लेट्स से फॉर एग्जांपल, कि लड़की प्रेग्नेंट है, बच्चा किसी और का है। आप इमीडिएटली जाके आप ये पिटिशन फाइल कर सकते हैं। क्यों? देखिए, आपको उस टाइम पता नहीं था कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो पहली कंडीशन पूरी हो गई कि आपको इस बारे में कोई खबर नहीं थी। दूसरा, कि आपकी शादी एक्ट के बाद हुई है और आप 1 साल के अंदर पिटिशन दे रहे हैं, ये बात भी देखिए फिट हो रही है। तीसरा, अब ये पॉइंट यहाँ वैलिड है, आपको जिस दिन पता चल जाता है कि ये आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, बच्चा आपका नहीं है, आप उसके बाद भी अगर उनके साथ मैरिटल इंटरकोर्स, शारीरिक संबंध, शादीशुदा रिश्ता बना रहे हैं, तो अब आप नहीं फाइल कर सकते, क्योंकि बहुत क्लियरली कहा गया है कि आपको पता था कि वो लड़की किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट है और आप तब भी उसके साथ एक रिश्ता निभा रहे हैं, यानी आप उसके साथ शादी में रहना चाहते हैं। तो फिर आप, वरना क्यों उसे, किस हक से आप उसके साथ रिश्ता बना रहे हो, क्यों बना रहे हैं? अब बहुत लोग सोचेंगे प्रेगनेंसी में ऐसा कैसे पॉसिबल है। इसको ऐसे समझो, आपकी शादी अगेन सेम डेट, पता नहीं क्यों मैं ये डेट बार बार चूज़ कर रही हूँ, चलो लेट्स चेंज द डेट। 1 जुलाई 2025 यू गॉट मैरिड। मान लो उस समय वो लड़की 1 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेट्स से फॉर एग्जांपल 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है। अब आप यहाँ से 8 महीने बाद यानी उसकी डिलीवरी होनी है, ठीक है, रफली कुछ मार्च अप्रैल के आसपास आप पहुँचोगे अप्रॉक्स, ठीक है। आपकी शादी को 1 साल नहीं हुआ है, बच्चा पैदा हुआ है, एंड फॉर एनी रीज़न कहीं से बात सामने आती है, मान लो कोई ब्लड टेस्ट होता है, आप पेटर्निटी टेस्ट कराते हो, एनीथिंग, आपको बात पता चलती है ये बच्चा आपका नहीं है, तो इससे देखो पहली कंडीशन भी फुलफिल्ड है। आपको शादी के टाइम नहीं पता था कि वो लड़की प्रेग्नेंट है, पहली बात तो ये ज़रूरी है। अगर आपको पता था उस टाइम वो प्रेग्नेंट है और किसी और का बच्चा है, तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते। प्रेग्नेंट थी, आपको पता नहीं था, शादी आपके एक्ट के बाद हुई है और 1 साल के अंदर अंदर आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, ऑब्वियसली क्योंकि आपकी शादी को 1 साल तो जुलाई में होगा। तीसरा, जिस दिन आपको ये बात पता चली, मान लो आपको ये बात अप्रैल में पता चली या मई में पता चली, डिलीवरी हो चुकी है उसकी ऑलरेडी, आप उसके बाद उसके साथ कोई भी शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे, क्योंकि अगर तब आप ऐसा कुछ करते हैं तो कानून ये मानता है कि अब आप उस इंसान के साथ रह रहे हैं अपनी मर्जी से। क्योंकि अगर आपको इस बात से तकलीफ़ है कि ये बच्चा मेरा नहीं था, मैं इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहता, ये शादी ही गलत धोखे पे हुई है या वट एवर द सिनेरियो इज, तो फिर आप उस इंसान के साथ एक रिश्ता कैसे निभा रहे हैं, कैसे स्थापित कर रहे हैं एक शारीरिक रिश्ता? तो ये बहुत सिंपल सी क्लियर ग्राउंड है। वेरी क्विकली आई गो थ्रू दीज लास्ट 2 पॉइंट्स बिकॉज ये कई बार लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे वॉइड में कितना सिंपल सा था, आपको याद रखना है सेक्शन 5 के क्लॉज 1, 4, 5 में से किसी को भी कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हो, शादी वॉइड है। पहला क्या? पॉलीगैमी, पहले से भी पहली शादी का जो भी स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ जिंदा है, ठीक है, शादी है, लीगल है और स्पाउस जिंदा है, दूसरी शादी वॉइड होगी। दूसरा पॉइंट क्या था? डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप होंगे। तीसरा था कि सपेंडो, एक दूसरे के, कहानी खत्म। वॉइडेबल में हमने क्या पढ़ा? पहला सबसेक्शन हमने पढ़ा, कोई भी शादी चाहे पहले हुई हो चाहे बाद में हुई हो, एक्ट लागू होने के वॉइडेबल होगी या एनल की जा सकती है डिग्री के थ्रू इन ग्राउंड्स पे। अब वो ग्राउंड्स हैं ABCDE करके आएंगे हमारे सामने, ठीक है। एक्चुअली ABCD 4 हैं, ABC एंड D। ए क्या बोलता है? शादी कंजुमेट नहीं हुई है इंपॉर्टेंस की वजह से, ठीक है। बी क्या बोलता है? मैरिज कॉन्ट्रवेंशन में है किस चीज़ के? सेक्शन 5 क्लॉज 2 के। सेक्शन 5 क्लॉज 2 क्या कहता है? सामने वाला अपना कंसेंट देने के हालत में नहीं था, अनसाउंड माइंड है, कोई मेंटल डिसऑर्डर है, मैरिज और प्रोक्रिएशन के लिए फिट नहीं है, अटैक्स ऑफ इंसेनिटी आते हैं, उसको इस पे लेक्चर है, डिटेल में देख लेना अगर ना समझ में आ रहा हो। तो इस कंडीशन को में अगर प्रॉब्लम आ रही है, मैरिज इज इन कॉन्ट्रवेंशन विद दिस कंडीशन, तो भी आप उसे वॉइडेबल है, आप उसे वॉइड करा सकते हो। सी में क्या बोला? कि जो आपका कंसेंट है, चाहे आपका या गार्जियन का इन केस की आपकी शादी ये एक्ट लागू होने के पहले हुई थी, तो उस केस में अगर आपका कंसेंट फोर्सफुली लिया गया है या आपके साथ कोई भी फ्रॉड हुआ है, कोई भी सेरेमनी को लेके फ्रॉड हुआ है, कोई मटेरियल फैक्ट आपसे छुपाया गया है, कुछ और किसी और तरह का फ्रॉड हुआ है, तो भी आप जाके वॉइड करा सकते हो शादी को। और डी बोला गया है कि जो सामने वाला, ये लड़की के केस में ही ऑब्वियसली, कि लड़की जो है वो प्रेग्नेंट थी शादी के टाइम और किसी और से प्रेग्नेंट थी। अब सी और डी में कुछ कंडीशंस दी गई हैं हमें, ठीक है। सी की कंडीशंस यहाँ दी गई हैं, डी की कंडीशंस यहाँ दी गई हैं। अब वो क्या दी गई हैं? सब सेक्शन 2 बात करता है इनके बारे में। तो सब सेक्शन 2 ने कहा कि देखो, सब सेक्शन में कही गई सारी बातें एक तरफ, पर कोई पिटिशन फाइल नहीं होगी, नो लिखा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो पहला क्या है? ये रिलेटेड है फोर्स ऑफ फ्रॉड वाले से। इन्होंने कहा कि अगर पिटिशन प्रेजेंट की गई है 1 साल बाद,
जब आप पे फोर्स ऑपरेट करना बंद कर दी गई है ना, यानी आपके ऊपर सिर से वो प्रेशर हट गया, जो भी ज़बरदस्ती हो रही थी वो खत्म हो गई, उसके 1 साल बाद जाके पिटिशन दे रहे हो, या फिर फ्रॉड पता चल चुका है जो हुआ था शादी में, उसके 1 साल बाद जाके पिटिशन दे रहे हो, तो फिर एनलमेंट नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात क्या कही उन्होंने, पिटिशनर जो है अपनी पूरी मर्जी से, फुल कंसेंट से सामने वाली पार्टी के साथ शादी में रह रहा है हस्बैंड या वाइफ बन के, फोर्स हटने के बाद भी और फ्रॉड पता चलने के बाद भी। अब देखो बहुत सिंपल सी 2 बातें, इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, बहुत सिंपल सी। पहली बात, तुम्हारे ऊपर से फोर्स हट गई, तुम्हें फ्रॉड पता चल गया और उसके 1 साल के अंदर भी तुम एप्लीकेशन लेके नहीं गए कोर्ट में, तो अब नहीं एनलमेंट नहीं मिलेगा। दूसरी बात, तुम्हें फ्रॉड पता चल गया, फोर्स हट गया तुम्हारे ऊपर से, उसके बाद भी तुम उस शादी में रह रहे हो एक मियाँ या बीवी का रिश्ता निभाते हुए, तो भी नहीं मिलेगा। कि भाई माना जा रहा है आप सब जानते हुए भी निभा रहे हो, यानी तुम्हारी मर्जी इन्वॉल्व है अब इसमें। ठीक है, तो सिंपल से 2 पॉइंट हो गए ये। अब हम आते हैं 2B पे। ये हो गया 2B, ये बात करेगा इसके D के बारे में, प्रेगनेंसी वाले के बारे में। इन्होंने क्या कहा, कोई भी पिटिशन एंटरटेन नहीं की जाएगी जब तक कोर्ट को तसल्ली नहीं हो जाती कि, अब क्या है देख लो, 3 पॉइंट है, यहाँ पे 2 थे 1 और 2, यहाँ 3 है 1 2 3। पहली बात है कि तुम्हें शादी के टाइम पता ही नहीं था कि लड़की प्रेग्नेंट है और किसी और का बच्चा है। भाई पहली बात तो ये देखो, एक कंडीशन तो यही दे दी है कि किसी और का बच्चा है, अपना बच्चा है तो ये नाटक नहीं करोगे कि तुम्हारा ही बच्चा, तो सब भी नाटक कर रहे हो। तो पहली बात तो ये कि तुम्हें पता नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है शादी के टाइम, तुम्हें इस फैक्ट के बारे में ही नहीं पता था। दूसरी बात ये है, अगर तुम्हारी शादी एक्ट लागू होने के पहले हुई थी तो तुम्हें एक्ट लागू होते ही 1 साल के अंदर जाके पिटिशन देनी होगी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे शादी वॉइड करानी है। और अगर तुम्हारी शादी एक्ट आने के बाद हुई थी, यानी आज की डेट में हो रही है, अगर मान लो 1955 के बाद कभी भी हो रही है बेसिकली, तो तुम्हें 1 साल के अंदर अपनी शादी के, आज शादी हुई है 1 साल का टाइम है, उसके अंदर अंदर जाना होगा कि देखिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं होता बच्चा 5 साल का हो गया आप पहुँच रहे हो। ठीक है, 1 साल का टाइम है तुम्हारे पास। तीसरी बात है दैट द मैरिटल इंटरकोर्स विद द कंसेंट ऑफ द पिटिशनर हैज़ नॉट टेकन प्लेस। जो एप्लीकेशन दे रहा है कि मुझे शादी खत्म करनी है, इस केस में आदमी उसकी मर्जी से अगर वो अपनी बीवी के साथ शादीशुदा संबंध स्थापित कर रहा है, ये जानते हुए कि जो भी ऐसा हुआ है कि वो प्रेग्नेंट थी पहले से, किसी और का बच्चा था, सब कुछ जानते बूझते भी अगर वो उसके साथ रिश्ते बना रहा है, तो फिर भाई आप नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आप कैसे रिश्ते निभा रहे हो, फिर तो आप क्यों कर रहे हो ये सब, है ना। बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है मेरे हिसाब से, एक बार सुनोगे दोबारा तो सब क्लियर हो जाएगा। वॉइड वॉइडेबल इतना ही है, काफ़ी डिटेल में समझा दिया, इसके बाद भी ना समझ में आए तो फिर देख लेना दोबारा। ठीक है, चलो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।